नमस्कार साथियों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जो है आज हम लोग का सुबह सुबह मुलाकात हुआ है और कल से जो क्लास हम लोगों ने जहां पे छोड़ा हुआ था 1939 वहीं से नेशनल मूवमेंट को आगे जो है मूव ऑन किया जाएगा। तो आप सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग जो है क्लास की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। आज अगर आप लोग चाहें तो अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। सैटरडे है और सैटरडे को जो भी डाउट क्लियरिंग सेशन है उसके रूप में आप लोग जो है वो कर सकते हैं। आई फील की जो भी आज सैटरडे है, अगर कोई डाउट है तो पहले आप लोग डाउट क्लियर कीजिए, देन आफ्टर जो है हम लोग टॉपिक की तरफ मूव किया जाएगा। इज देयर एनी डाउट फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस? आपको याद नहीं हो रहा है, ये कोई डाउट नहीं है सुमित। याद करने के लिए आप उसमें जो कहा जाता है ना कि विषय में रुचि जगाइए, विषय में अगर रुचि जगाएंगे तो खुद से पढ़ने में आपका मन लगेगा। तो रुखसार है, मुझे लग रहा है या मेरी ऑप्शनल बैच की स्टूडेंट है, तो ऑप्शनल बैच में है तो मुझे लग रहा है कोई डाउट वैसे भी नहीं होना चाहिए। ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कहां सरकार नहीं बनी थी ये सब प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। और ये किसी किताब में आप बिपिन चंद्र भी पढ़ेंगे तो बिपिन चंद्र में भी आपको शायद ही ये सारे फैक्चुअल डेटा मिल पाए। याद किया हुआ भूल जा रहे हैं, ये अभी आपका जो कहा जाता है ना लड़कपना है। बार बार पढ़िए, मन को जो है, मन चंचल है, मन को एकाग्रचित कीजिए और मन को एकाग्रचित करने के बाद जो है थोड़ा योगासन कीजिए ध्यान दीजिए। तो इससे, और जिनको याद किया हुआ भूल जाता है बस केवल उनके लिए एक ही मंत्र है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सो जान। ठीक है, जो डेली क्लास नोट्स आता है बेटा उसका नोट्स आपको बनाना है। वकील का प्रश्न था, गांधी जी पॉलिटिक्स से लीव कर दिए तो मार्गदर्शन उनका बना हुआ था, डोमिनेंस नहीं कर सकते हैं। कई सारे कांग्रेस के वेटरन लीडर रहते हैं, गांधी जी का ही डोमिनेंस बना हुआ था। क्यों? क्योंकि वो राजनीति से संन्यास लिए हुए थे, लेकिन उनका मार्गदर्शन बना हुआ था। गांधी जी के उत्तराधिकारी के रूप में सी राजगोपालचारी हैं और जवाहरलाल नेहरू में थोड़ा सा कह सकते हैं कि सी राजगोपालचारी पे लग रहा था कि वही उत्तराधिकारी बनेंगे। कई सारे वेटरन लीडर रहते हैं, डोमिनेंस किसका बना हुआ था? गांधी जी का ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा और त्रिपुरी में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए चुनाव लड़ते हैं। गांधी जी जो रहते हैं वो हरिपुरा त्रिपुरी दोनों में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। गांधी जी सीतारमैया को सहयोग दे रहे थे, सीतारमैया एक तरफा हार जाते हैं। तो हारने के बाद जो है, नहीं बेटा टाइम चेंज नहीं हुआ है, टाइम चेंज नहीं हुआ है, कुछ हम लोगों की भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, तो कुछ उसको देखते हुए, और साथ ही आप लोग भी पाकिस्तान का मैच देखिएगा। टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है, कुछ मेरी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी जिसकी वजह से मैंने मॉर्निंग कराया है। आप लोग आज मैच एंजॉय कीजिएगा। तो मुद्दे की बात क्या है भाई कि गांधी जी जब सीतारमैया एक तरफा हारते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि ये सीतारमैया की नहीं, ये मेरी हार है। और फिर इतना ज्यादा सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में उनका सहयोग या उनका वो होता है, उन्हें त्याग पत्र देना होता है। तो डोमिनेंस कर सकते हैं, गांधी जी का ही बना था और कई सारे जो है वेटरन लीडर है। किताब कौन सा पढ़ना है? किताब में एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आप लोग अभी तक किताब पढ़ने की आदत नहीं है, जैसे इसके पहले खूब किताबें नहीं पढ़े हुए हैं, तो एनसीईआरटी भी चंद्र वाली पढ़िए, सफिशिएंट है। अगर पढ़ाकू हैं, पहले से किताब उताब पढ़ते रहे हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी तो जो नहीं पढ़ा पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं उसके बाद भी समय है, तो उसके लिए आप बिपिन चंद्र की आती है जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसे देखिए। नोट्स में कुछ फैक्चुअल डेटा बेटा देखना होगा, एनसीईआरटी देखते रहिए। तो एनसीईआरटी कुछ एडिशनल डेटा है, फैक्चुअल डेटा है, उसे आप एक हाइलाइटर होता है, हाइलाइटर से उसे कलर आउट करते रहिए। जैसे देखेंगे तो कुछ किताबें रहती हैं उस पर पढ़ने का जो उसका तरीका होता है, तो आपको एक मार्कर रखना है, मार्कर रख करके उसे जो है कलर आउट करना है और उसे बार बार रिवीजन करना है। अरे ऐसा थोड़ी था कि गांधी जी संन्यास ले लिए तो उनका रिटायरमेंट, सरकारी नौकरी गांधी जी थोड़ी कर रहे थे कि संन्यास ले लिए तो फिर उनका आगमन होगा ही नहीं। गिले शिकवे होते हैं भाई, जब गांधी जी पे इतना ज्यादा लोगों का गुस्सा था तो कुछ समय तक वो वहां से दूर रहना ही उचित समझे थे। बाद में जब समय की नजाकत रहती है, कांग्रेस को भी पता था कि यही एक व्यक्ति है जो जनता की नब्ज को जानता है, जिसके पीछे लाखों की भीड़ आ सकती है, और जो वैधानिक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसमें गांधी एकमात्र चेहरा बन सकते हैं। तो गांधी जी फिर से आ जाते हैं। कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है ना? तो ऐसा प्रश्न पूछिए जिसका कोई लॉजिक हो। और विषय की क्लास लगवाइए भाई। जो बैच कोऑर्डिनेटर है, आप किस बैच में अर्जुन है? संकल्प 2024 में है कि 2020? किस बैच में केवल एक क्लास चल रही है? अरे मॉर्निंग की क्लास बस आज है भाई ना, कब तक होगी कुछ बदल नहीं गया है। आज सैटरडे को शायद आप लोग की क्लासेस नहीं होती है, हम लोगों का भी अपना कुछ वो होता है, तो आज इसको जो है मॉर्निंग में कर दिया गया है। आप पीडब्ल्यू की अगर एनसीईआरटी है बिल्कुल आप उसे पढ़ सकते हैं। और कोई प्रश्न है या अब विषय वस्तु पे आया जाए? अर्जुन संकल्प 2.0 में आप हैं, ठीक है। तो भाई जो भी 2.0 के बैच कोऑर्डिनेटर है वो देखिए, धीरे धीरे आपका बैच शुरू हुआ है, बहुत सारी क्लासेस हो जाती है, इतनी क्लासेस हो जाएंगी कि फिर आप लोग अगर ऑप्शनल भी इसी समय करेंगे
तो टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए परेशान मत होइए, अभी शुरुआत होता है तो अभी इतिहास कुछ लोग कह रहे हैं कि याद नहीं हो रहा है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अमन, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मैंने कहा कि एनसीईआरटी का जो कुछ डेटा है आप उसे अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में बेटा मैंने पहले भी 2 बार चर्चा कर चुका हूं। आंसर राइटिंग में अभी लिखते जाइए, क्योंकि अभी आप लोगों को आईएएस का लेवल का आंसर लिखने का कोई हैबिट नहीं है। तो इस तरीके से जो है पहले उत्तर लिखते जाइए, जितना बार गिरेंगे, जितना बार घायल होंगे, जैसे होता है ना, 3-4 नंबर मिल रहा होगा, तो 3-4 नंबर मिल रहा है तो आप समझ रहे हैं कि स्थिति क्या होगी। आप लोग का कमेंट बॉक्स में देखता हूं, कोई कहता है 3 नंबर मिला है, कोई कहता है 4 नंबर मिला है। ये 3-4 नंबर से डरिए मत। नहीं बेटा, अभी मैं अपनी खुद की कोई बुक नहीं लिखा हूं, मेरी अपनी कोई बुक नहीं है, ठीक है। तो उत्तर लिखन जितना घिसेंगे, जितना उस पर मंथन करेंगे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपको यूट्यूब पे कई सारे टॉपर्स की कॉपी मिल जाएगी, आप कुछ प्रश्नों का उत्तर उनका भी देख सकते हैं कि ये जो टॉपर है, जो ऑल इंडिया टॉप किए हुए हैं, ऑल इंडिया टॉप किए, उनकी आंसर को देखेंगे इन्होंने कैसे, और कोई ऐसा प्रश्न का उत्तर देखिए जो आप पढ़ चुके हैं, उससे क्या होगा, उससे थोड़ा सा आप लोगों को उत्तर लिखने में और ज्यादा बेहतर वो होगा। बाकी मैं सारा मॉडल बना चुका हूं। हमें उतना कहा है भाई, किताब से ज्यादा पैसा आदमी पढ़ा करके कमा लेता है, किताब में कितना मिलेगा। किताबों पे अपना अपना रुचि होता है, तो वही मिला जुला करके चलिए जो है, अब मैं मान लूं कि आप लोग का शंका समाधान हो चुका है, टॉपिक पे बढ़ा जाए। देखिए, एनसीईआरटी का कोई विकल्प नहीं है। रंजीत का प्रश्न है, एनसीईआरटी का बेटा कोई विकल्प नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के बाद ही कुछ आप पढ़ेंगे। डेली क्लास नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, कंटेंट राइटर टीम दे देती है, बट एनसीईआरटी जो मैं कह रहा हूं उसे करना पड़ेगा। ये फिर से 17 बार प्रश्न नहीं पूछना है, पहले ही कहा जा चुका है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है। पुरानी वाली ही एनसीईआरटी आप लोगों के लिए सबसे शानदार जो है वो पाठ्य पुस्तक के रूप में है। चलिए, अरे अभी ठीक ठाक लेक्चर बचे हुए हैं। मैं कई बार आप लोग को समझाया ना कि अभी कल हम लोग 1939 पे पहुंच चुके हैं, अभी 1947 पहुंचेंगे। 1947 के बाद कम से कम आप लोग के 10 लेक्चर और बचेंगे, कम से कम जो मैं वो कर रहा हूँ 10 से 15 लेक्चर जो है वो होंगे, 10 तो होंगे ही होंगे। तो ये मान के चलिए कि अभी 2 सप्ताह आप लोग दिवाली तक आप लोग मेरे साथ रहेंगे, उसके बाद कोई नया सेगमेंट आप लोग का शुरू हो जाएगा। चलिए, तो अब कोई भी आप लोग का ऐसा मुझे विषय वस्तु से जुड़ा हुआ डाउट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। सैटरडे को आप लोग वैसे भी मुझे याद, अगर आज तो मुझे याद आ गया, पिछले सप्ताह मुझे ध्यान नहीं था, सैटरडे को आप लोग बोल दीजिए कि सर सैटरडे डाउट क्लियरिंग के लिए आपने बोला हुआ है, तो क्या हुआ 15 मिनट में अगर डाउट मैंने आपका ले लिया तो उससे जो है आप लोगों को भी लगेगा कि भाई चलिए सर जो है वो हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं। आइए बच्चों, तो अब हम लोग फोकस किया जाए अपने विषय वस्तु पे, ठीक है। तो आज हम लोग का मुद्दा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण, गांधीवादी युग, गांधीवादी युग 1939 से 1942 ईस्वी, द गांधीयन एरा सिंस 1939 टू 1942। चलिए, तो सैटरडे मैं भी सोच रहा हूँ बेटा, आरिफ का कहना है कि सैटरडे मॉर्निंग क्लास ही रखने के लिए, क्योंकि आप लोग भी सैटरडे फ्री हो जाएंगे, हम लोगों की भी जो अपनी कर सकते हैं जो फैमिली लाइबिलिटी है वो भी एक फ्री हो जाता है, आदमी की 10 से 11 बजे तक फ्री हो गए। तो सैटरडे में भी प्रयास करूंगा कि मॉर्निंग ही रखा जाए क्लास, केवल सैटरडे के दिन। तो गांधीवादी युग आज हम लोग कहां से कहां तक देखने का प्रयास किया जाएगा। गांधीवादी युग 1917 है, आज 3 साल का इतिहास जो है वो देखा जाएगा। 1940 से बहुत छोटी छोटी घटनाएं होने लगती हैं, तो थोड़ा सा मूवमेंट स्लो रहेगा। अब कल की कहानी हम लोग कहां तक ले गए थे, तो कल की कहानी हम लोगों ने देखा था एक्ट ऑफ 1935 था, 1935 का अधिनियम था। इस 1935 के अधिनियम से प्रांतीय स्वायत्तता मिला था, प्रांतीय स्वायत्तता मिला था। ये जो प्रांतीय स्वायत्तता था, इसमें 1937 में चुनाव हुआ, 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ, और इस प्रांतीय चुनाव के बाद क्या हुआ, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो गठन है ये 2 वर्ष तक चला, और 1939 में इन्होंने क्या किया, 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड को देखते हुए त्यागपत्र दे दिया। कल इस पे चर्चा हम लोगों ने किया हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो ब्रिटिश शासन ने भारतीयों से बिना सलाह मशवरा किए भारत को क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। आइए भाई, तो यहां तक का मुद्दा हम लोगों ने देखा था, और इससे क्या होता है, इससे जो है मुस्लिम लीग है,
मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी इसे किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। कल तक की कहानी यहां तक हुआ। When the Congress ministry they resigned from the provincial assembly, the Muslim League along with the Bhimrao Ambedkar celebrated it as the Deliverance Day. अब आगे बढ़ते हैं। जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध है 6 वर्षों तक लड़ा गया, 1939 से 1945 ईस्वी तक लड़ा गया। इसमें दो धड़े रहते हैं। एक तरफ से कौन लड़ रहा था? तो एक तरफ से ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है। दूसरी तरफ से कौन लड़ रहा था? तो दूसरी तरफ से जर्मनी है, इटली है, जापान है और रसिया है, यूएसएसआर। जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने जो है तो रूस पे आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। रूस इसका मित्र देश रहता है और रूस फिर किधर आ जाता है? रूस फिर इस वाले ग्रुप में आ जाता है, इस वाले ग्रुप में आ जाता है। अब बच्चों मोटी मोटा समझिएगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके दो चरण है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है इसके दो चरण है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दो चरण हो जाते हैं। कौन कौन से चरण है? तो पहला चरण जो है वो 1939 से 1942 हो जाता है और दूसरा जो है 1942 से 1945 है। इस प्रथम चरण में क्या होता है? इन प्रथम चरण में इस वाले ग्रुप की स्थिति बड़ी खराब रहती है। इनकी जो है बड़ी दयनीय स्थिति होगा, बड़ी दयनीय स्थिति होगा। इस वाले चरण में जो ये वाला ग्रुप है 42 से 45 मार्च से लगभग बदलना शुरू हो जाता है एंगल जो है, तो इस वाले ग्रुप की बड़ी दयनीय स्थिति होना शुरू होगा। अभी दयनीय स्थिति किसका है? लगभग 2.5 सालों तक जो है ये बड़े ही, हिटलर जो रहता है हिटलर जर्मनी से रहता है, मुसोलिनी जो रहता है ये इटली से रहता है। तो हिटलर और मुसोलिनी, भले कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आप नहीं जानते हैं बट हिटलर और मुसोलिनी का नाम तो जरूर ही सुने होंगे। जो अदावत की जंग कहते हैं, अदावत की जंग मतलब जो दुश्मनी की जंग कहते हैं, आज देख रहे हैं दुनिया फिर से वही कर रही है। हमास और इजराइल की कहानी देखिए, यूक्रेन और रूस की कहानी देखिए। तो इस अदावत की जंग में क्या है? इस अदावत की जंग में जो है बड़ी पुरानी कहानी रहती है। बड़ी पुरानी कहानी का मतलब क्या है कि थोड़ा सा और इतिहास में पीछे जाएंगे। जर्मनी और फ्रांस की दुश्मनी जो थी वो जग जाहिर थी। एक दुश्मनी फ्रांस और ब्रिटेन की थी। बाद में जर्मनी की दुश्मनी शुरू होती है फ्रांस से। किस मुद्दे को लेकर? अब आधुनिक भारत को समझना है तो केवल आधुनिक भारत तक नहीं रहना है, विश्व इतिहास भी आपका सिलेबस है। थोड़ा सा विश्व इतिहास के भी दांव पेच को आपको समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि कुछ चीजें जो हो रही है सीधे वो विश्व, जो भारत के आधुनिक इतिहास में कुछ चीजें हो रही हैं वो सीधे विश्व इतिहास से जुड़ा हुआ है। अब क्या है भाई, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। 1871 से पहले दो युद्ध हुआ था। 1866 में सेडोवा का युद्ध, 1870 में सेडान का युद्ध। सेडोवा और सेडान के युद्ध से जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था। जर्मनी लगभग 350 भागों में, जैसे भारत में 562 रियासतें रहती हैं वैसे ही जर्मनी में 350 भागों में लगभग बटा था। इटली उससे भी ज्यादा भागों में बटा था, लगभग 600 भागों में। तो क्या होता है, तो इससे जो है जर्मनी फ्रांस को हराया रहता है। किस युद्ध में? बैटल ऑफ सेडान में हराया रहता है। एक नेपोलियन का नाम आप लोग सुने होंगे, नेपोलियन भी फ्रांस का। अभी हम लोग बात किस पे कर रहे हैं? जर्मनी और फ्रांस की अदावत। अदावत मतलब दुश्मनी। नेपोलियन कहां का था भाई? नेपोलियन फ्रांस का था। नेपोलियन ने दक्षिण जर्मनी के क्षेत्र को जीता था और जीतने के बाद राइनलैंड कॉन्फेडरेसी का गठन किया था। उस राइनलैंड पे कब्जा कर लिया था। लंबे समय तक राइनलैंड पर नेपोलियन फ्रांस का मतलब फ्रांस का कब्जा। राइनलैंड किसका है? जर्मनी का है। वक्त बदला, दौर बदला और जर्मनी अब मजबूत हो गया। जब जर्मनी मजबूत हो गया तो उसने क्या किया? जब उसने फ्रांस को सेडान के युद्ध में 1870 में हराया, अपना राइनलैंड तो लिया ही लिया। अभी मैंने कहा ना वक्त बदले जज्बात बदले। अपना राइनलैंड तो लिया ही लिया, फ्रांस के अल्सास लॉरेन पे कब्जा कर लिया। फ्रैंकफर्ट की संधि के माध्यम से उसे वैधानिक बना दिया। अब विश्व इतिहास में यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के जो बीज हैं वो फ्रैंकफर्ट की संधि में निहित है।
फ्रांस के अल्सास लॉरेन पे कब्जा किया। फ्रांस इस बात को पचा नहीं पाया कि भाई मैं यूरोप की महाशक्ति, आज से महाशक्ति नहीं भाई, लगभग 16वीं शताब्दी से ही महाशक्ति के रूप में ये लोग हैं। 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी के मध्य तक इनका वर्चस्व बना हुआ है। फिर बाद में और भी घटनाएं होती हैं। मतलब क्या रहता है, फ्रांस का अल्सास लॉरेन जर्मनी छीन लिया था, इस बात को फ्रांस भूल नहीं पाया और फ्रांस को बहुत जलील किया गया था। जलील मतलब कि फ्रैंकफर्ट की संधि में फ्रांस के प्रतिनिधियों को ट्रेन में बैठा के लाया जाता है। जो पैलेस ऑफ मिरर रहता है, शीश महल जो रहता है, वहां पर जानबूझकर फ्रैंकफर्ट की संधि को साइन करवाया गया, तो फ्रांस को जलील किया गया। अब प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध में भी कमोबेश यही जोड़ी रहती है, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस एक तरफ रहता है। प्रथम विश्व युद्ध पता है आपको, प्रथम विश्व युद्ध भी यही जीते थे, द्वितीय विश्व युद्ध भी यही वाला धारा जीता हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध फ्रांस जीता तो जर्मनी के साथ कौन सी संधि हुई थी? जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, इसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहते हैं। इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतिहास हमें यह सिखाता है कि कभी भी आपके पास शक्ति आए, कभी भी आपके पास सत्ता आए, तो आप उस सत्ता पे गुरूर मत कीजिए, उस सत्ता पे आप गुरूर मत कीजिए। फ्रांस प्रथम विश्व युद्ध जीता था, अब ये कहा कि अब तो बदला लेने का समय है, प्रतिशोध लेने का समय है। उसने क्या किया भाई? उसने अब अपना अल्सास लॉरेन, जिसे जर्मनी ने फ्रैंकफर्ट की संधि से ले लिया था, अपना अल्सास लॉरेन तो लिया ही लिया, फिर से जर्मनी के राइनलैंड पे जेन केन प्रकार जो कहा जाता है कब्जा कर लिया। राइनलैंड पे नहीं, सार बेसिन जो रहता है जर्मनी का, उस पर भी ये लोग अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। बहुत सारी जर्मनी को इतना अपमानित किया जाता है। 1871 में जो ट्रेन थी, उसी ट्रेन को क्लीमेंसू रहता है फ्रांस का राष्ट्रपति, उसी ट्रेन को मंगवाता है, उसी ट्रेन में इनको बैठाया जाता है जर्मनी के प्रतिनिधियों को, और उसी जो शीशे का महल रहता है, उसी की आप 1871 को याद कीजिए, अपने आप को अपमानित महसूस कीजिए, उसी शीश महल में बुला करके और वर्साई की संधि करवाई गई। बहुत ज्यादा युद्ध की राशि जर्मनी पे लादा गया, जर्मनी की सेना को समाप्त कर दिया गया, मात्र 1 लाख सैनिक रखने का अधिकार दिया गया। जर्मनी की नौसेना तो पूर्णतः तबाह कर दिया गया, मात्र 6 नौसैनिक जहाज रखने की अनुमति दिया गया। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ भाई? कुल मिलाकर के जर्मनी को इतना प्रताड़ित किया गया कि उस जमाने में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन ने कहा कि वर्साई की संधि कोई शांति समझौता नहीं है, बस केवल युद्ध विराम है। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन इनके मित्र देश रहते हैं, उन्होंने कहा कि कोई शांति से, इतना ज्यादा आपने जर्मनी को अपमानित किया है, जर्मनी तो क्या कोई भी स्वाभिमानी देश जो होगा, जब उसके पास अवसर आएगा तो वो क्या करेगा? वो प्रतिघात करेगा। और होता भी यही है। कौन सी मूवी है ना भाई, गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो फैजल है, वो कहते हैं ना, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा बुरा फैजल। इस अपमान को, वर्साई की संधि के अपमान को जर्मनी कभी भूल नहीं पाया, और सबका बदला लेने के लिए कौन प्रकट होता है? जर्मनी के मानचित्र पर, राजनीतिक फलक पर हिटलर आते हैं। विश्व इतिहास की क्लास तो है नहीं, इटली में मुसोलिनी आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जर्मनी के अंदर जो है वो वर्साई की संधि में जो जलालत मिला था, जो अपमान मिला था, उसका बदला लेने का खुन्नस रहता है। और जो खुन्नस रहता है भाई, वो ऐसा खुन्नस रहता है, कल मैंने कहा ना 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया। 1 सितंबर 1939 सुबह के 4 बज रहे थे। पोलैंड के शहर जो है, सुबह 4 बजे, पश्चिमी संस्कृति वाले भाई, लेट से सोना लेट से जगना, सारा शहर सो रहा होता है। बस महसूस कीजिएगा कि 2000 फाइटर प्लेन थी, 2000 फाइटर प्लेन पोलैंड के आसमान को चीरते हुए पोलैंड पे बमबारी करना शुरू करते हैं। हिटलर जो है वायलेंट 1933 से ही लगभग हो गए थे। बहुत इन लोगों ने नजरअंदाज करने का प्रयास किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने बहुत नजरअंदाज करने का प्रयास किया, परंतु जो पोलैंड पे आक्रमण था, अब इनको समझ में आ गया कि पानी सर के ऊपर निकल रहा है, और 3 सितंबर को इन्होंने जर्मनी पे आक्रमण किया। 16 पिक्चर में बच्चों वो गब्बर वाला कहानी सुने ना, गब्बर का जो वो रहता है, गब्बर का जो डर रहता है, वो तो पिक्चर थी, गुजरे जमाने की पिक्चर थी। उससे कई गुना डर किसका रहता है? उससे कई गुना डर जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में बनाया था। ये जो 2.5 साल का समय है, 1939 से मध्य 1942 तक, एक तरफा रूप से वो हिटलर के पक्ष में था। इसने जो जलजला पैदा किया ना, इसने जो अपना प्रभुत्व बनाया, अब थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा कि फ्रांस ने क्या किया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जर्मनी को अपमानित किया था। उन सारे अपमान के बदला में इसने क्या किया? लगभग 1 सप्ताह में फ्रांस को जीता था। मतलब जो एक सक्रिय युद्ध हुआ था, वैसे तो 15-20 दिन लगे थे, लगभग 1 सप्ताह में जो ये कहा जाता है ना मोमेंटम बैटल गेन करना, इनकी राजधानी पेरिस तक कब्जा। अभी तो भाई अल्सास लॉरेन और राइनलैंड वाला खेल चल रहा था। फ्रांस क्या हुआ? फ्रांस अब जर्मनी का हो गया। और ये जो भाई साहब जो हम लोगों के ऊपर कब्जा किए थे ब्रिटेन वाले, इनके ऊपर हिटलर बम गिराना शुरू करता है, ब्रिटेन के ऊपर, ब्रिटेन की राजधानी लंदन पर।
और 6 महीने में इनके ऊपर जो है हैवी बम्बारमेंट 50,000 बम गिराए गए। ब्रिटेन के एक शहर लंदन पे, मैं एक शहर की बात कर रहा हूं, ब्रिटेन के एक शहर लंदन पर 50,000 बम गिराए गए। और जो ये 50,000 बम गिराए गए, इसका तकाजा क्या था भाई? इसका तकाजा ये था कि खुद ये ब्रिटेन बचे। अरे फ्रांस तो गुलाम हो गया जर्मनी का। बस बेटा प्रकाश, मैंने आपका मैसेज देख लिया, लव यू ऑल बेटा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने लिख दिया, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। तो यहां से क्या होता है भाई, यहां से जो है फ्रांस सरेंडर कर चुका है, जर्मनी जो है ब्रिटेन के एक शहर राजधानी लंदन पर हैवी बम्बारमेंट कर रहा है। इस हैवी बम्बारमेंट से क्या होता है, अब ब्रिटेन स्वतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा यही नहीं सिद्ध हो पा रहा था। अरे पहले अपने स्वतंत्र रहेंगे तब तो भारत भाई, भारत का कब्जा रहेगा, जब आप ही गुलाम हो जाएंगे तो कैसा भारत आपका गुलाम होगा? एक कहावत हम लोगों के यहां सुने ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो ये क्या है, जर्मनी इतना बम गिरा रहा है इनके ऊपर कि इनको खुद नहीं पता है कि अगले महीना ब्रिटेन स्वतंत्र रहेगा कि जर्मनी का गुलाम हो जाएगा। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया भाई, तो अब इनको भारत की याद आती है। तो कहानी जो आपका अभी शुरू होने वाला है आधुनिक भारत के इतिहास में, उसके पहले थोड़ा सा मूड बनाना जरूरी था, उसके पहले आपको अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां समझाना जरूरी था। अब थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा कि भारत में जो कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं। ये भारत में जो भी कर रहे हैं मजबूरी में कर, समथिंग दिस इज द कंपल्सन दे आर सीकिंग द सपोर्ट द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। चलिए, तो अब क्या होता है भाई, कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दी, इनके ऊपर इतना बम गिर रहा है हिटलर का कि ये खुद बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये नहीं है। अब इनको भारत की याद आती है कि भारत अगर युद्ध में हमें सपोर्ट करे, अंतरराष्ट्रीय मंच पे तो कह चुके थे भारत हमारी तरफ से है, भारत की याद आती है कि भारत अगर जैसे प्रथम विश्व युद्ध में सपोर्ट किया था वैसे सपोर्ट करे तो कहानी बदल सकती है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में भी जनसंख्या में हम लोग दुनिया के टॉपर थे। तो चलिए भाई, अब क्या होता है, अगस्त का महीना है, वर्ष कौन सा है, अगस्त 1940। इसमें कौन वायसराय कौन है, तो वायसराय लिन लिथगो है, लिन लिथगो है। और ब्रिटेन में चुनाव हुआ था, ब्रिटेन में सत्ता पलट हुआ था। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन विंस्टन चर्चिल है। ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग अगस्त प्रस्ताव भेजते हैं, अगस्त प्रस्ताव भेजते हैं। दिस वाज द समथिंग अगस्त ऑफर इसे कहा जाता है। मतलब भारत को क्या करते हैं, भारत को प्रस्ताव देते हैं कि आप ये प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए और द्वितीय विश्व युद्ध में हमें जो है सक्रिय रूप से सहयोग कीजिए। तो अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है, मुख्य प्रावधान क्या है, ये आपके प्री में जो है स्टेटमेंट बनाएगा और मेंस में भी प्रश्न पूछेगा। तो प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न लिखिए, किन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने भारत को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, पर चर्चा करते हुए इसके प्रति उत्तर में भारतीयों की प्रतिक्रिया को या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतिक्रिया को स्पष्ट करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतिक्रिया को स्पष्ट करें, एक और प्रश्न यहीं पे हो जाता है, वो शॉर्ट नोट्स 150 शब्द में है। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव के मुख्य प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए, अगस्त प्रस्ताव के मुख्य प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व का मूल्यांकन करें। 150 शब्द। चलिए भाई, तो ये दो प्रकार के प्रश्न आप लोगों के इस टॉपिक से बनते हैं। आइए तो आगे बढ़ा जाए, अगस्त प्रस्ताव के जो मुख्य प्रावधान है उसे देखा जाए। अगस्त प्रस्ताव का जो मुख्य प्रावधान है, पहला प्रावधान क्या रहता है, तो पहला प्रावधान भारत को युद्ध पश्चात
डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाना, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाना। समथिंग इट वाज द प्रपोजल ऑफ द अगस्त ऑफर दैट द इंडिया वुड बी गिवन द डोमिनियन स्टेटस जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड। अगला क्या रहता है भाई? अगला है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार और इसमें और ज्यादा भारतीय प्रतिनिधित्व दिया जाना। They mentioned that there would be the expansion of Viceroy Executive Council and the Indians they would be in majority। भारतीयों को और ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाना मींस कि भारतीय इसमें क्या रहेंगे? बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा ऑफर था कि भारतीय अब बहुसंख्यक में रहेंगे, मेजॉरिटी में रहेंगे। अगला ये सब देखिए, सब छोटे छोटे बच्चों है ना, प्री में फंसा देगा आप लोग को। प्री में कैसे फंसा देगा? ये वही स्टेटमेंट बनाते हैं। ये वाला तो सबको याद रहेगा, अगस्त ऑफर जो है 1940 में आया हुआ था, वायसराय रट्टा मारने वाला लिखित थे। आईएएस ये सब पीसीएस वाला प्रश्न नहीं पूछता है। आईएएस के प्रश्न हमेशा ही बड़े तार्किक और बड़े अवधारणात्मक होते हैं। इन सारे प्रावधानों को आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, सही है। तो चलिए भाई, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। अगला क्या है? अगला प्रावधान है युद्ध पश्चात संविधान निर्मात्री परिषद का गठन। युद्ध पश्चात संविधान निर्मात्री परिषद का गठन, जो कि मुख्यतः भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, जो कि मुख्यतः आफ्टर द वॉर देयर वाज द प्रोविजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वुड बी ड्राफ्टेड मेनली, मुख्यतः मतलब मेनली, व्हिच वुड बी ड्राफ्टेड मेनली बाय द इंडियंस। अगला क्या है भाई? तो अगला जो है युद्ध परामर्शदात्री परिषद का गठन, परिषद का गठन। वॉर एडवाइजरी काउंसिल इट वुड बी फॉर्म्ड। इनका कहना ऐसा नहीं कि हम लोग मनमानी करेंगे, इनका कहना है कि ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मनमानी करेंगे। एक युद्ध परामर्शदात्री परिषद होगी, उसमें जो है भारतीयों को भी रखा जाएगा और सलाह मशवरा से ही जो है युद्ध में भारतीय सैनिकों और युद्ध को लड़ा जाएगा। अगला क्या है? अगला एक अंतिम प्रावधान है अल्पसंख्यकों के हितों को सुनिश्चित किया जाना। तो समथिंग दिस वाज द कि भारत में अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिमों पे ही टारगेट कर रहे थे। क्यों मुस्लिमों पे टारगेट कर रहे थे? क्योंकि जो है यहां पर जो है मुस्लिम समुदाय मार्च 1940 में ही एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर चुका था। चलिए भाई, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए भाई, जो है यस क्लियर है। तो ये क्या है? ये सारे जो है इसके मुख्य प्रावधान रहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि अगस्त प्रस्ताव का महत्व क्या था। अगस्त प्रस्ताव का, एक सेकंड रुक जाइए, जो कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है मैं एक बार बोल देता हूं। चलिए भाई, तो बैकग्राउंड जो नॉइस है उसको मैंने, दिल्ली में घर जो है एक दूसरे के आसपास ही होते हैं, तो समथिंग जो है किसी में एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ना होता है। जो भी डिस्टर्बेंस था उसे मैंने बोल दिया है, अब नहीं आना चाहिए। हाँ, तो अगस्त प्रस्ताव में ये प्रस्ताव दिए गए। पहला इन्होंने क्या कहा कि भारत को युद्ध के पश्चात, मतलब आप अभी क्या कीजिए, आप अभी हमें सहयोग दीजिए। भारत अगर सहयोग देगा तो युद्ध समाप्त होने के बाद क्या होगा? डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करने की बात करते हैं और इसमें ज्यादा भारतीय प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात करते हैं। दिस वाज समथिंग आल्सो द, पहली बार ऐसी बात किया जा रहा है कि भारतीय जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय जो है बहुसंख्यक में होंगे, मेजॉरिटी में होंगे। अगला जो है कहते हैं युद्ध के पश्चात संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः भारतीय होंगे और अल्पसंख्यकों के हितों को सुनिश्चित किया जाएगा। अब प्रश्न क्या था? प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव के मुख्य प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व का मूल्यांकन करना है। महत्व पर चर्चा नहीं करना है, मूल्यांकन करना है। प्रश्नों से खेलना आपको आना चाहिए, बस आप लोग प्रश्नों से खेलना सीखिए। अब महत्व क्या है? जितना भी पॉइंट मैंने लिखा है आप अपने शब्दों में उसे करके महत्व में दिखा दीजिए।
पहला महत्व क्या है भाई अगस्त प्रस्ताव का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में? पहला महत्व क्या है कि भारत जिस डोमिनियन स्टेटस को पाने के लिए 1885 से संघर्ष कर रहा था, अपने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत से संघर्ष कर रहा था, अंततः ब्रिटिश शासन ने उसे मान्यता दिया। अंततः ब्रिटिश प्रशासन ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से उसे मान्यता दिया। अगला महत्व बताइए कि पहली बार ब्रिटिश भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा था कि वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय बहुसंख्यक की संख्या में होने जा रहे थे, जिससे भारतीय हितों को वायसराय के ऊपर दबाव बना करके सुनिश्चित किया जा सकता था। अगला महत्व क्या है कि भारत के संविधान निर्माण की जो मांग रहती है, उस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने, भाई नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ था, हमारा संविधान ही तो, जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने ही आया था, उसका चौतरफा विरोध होता है तो भारत सचिव लॉर्ड बकिंघम कहते थे कि आप अपना संविधान बना लीजिए जो सभी दलों के द्वारा मान्य हो। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए सर्वदलीय सम्मेलन किया जाता है, और इस सर्वदलीय सम्मेलन के बाद नेहरू रिपोर्ट आता है। लेकिन उसे, और नेहरू रिपोर्ट में भी हमने डोमिनियन स्टेटस ही मांगा था भाई, कोई बहुत बड़ी बातें तो मांगी नहीं थी, डोमिनियन स्टेटस ही मांगा गया था। उस डोमिनियन स्टेटस को अब जाकर के क्या हुआ, मान्यता मिल गया था। संविधान अपना बनाने का जो अधिकार था, अब उसे क्या हुआ, उसे जो है संविधान सभा के गठन की मांग को मान लिया गया। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि मुख्यतः यह संविधान, अभी तक तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, भारत में क्या होना चाहिए इसका निर्णय कौन ले रहा था, इसका निर्णय वो गोरे लोग ले रहे थे। अब क्या होता है, अब जाकर के भारत का संविधान भारतीय मुख्य रूप से बनाएंगे, उसे स्वीकार किया गया। प्रश्न में बच्चों मूल्यांकन दिया है, प्रश्न में मूल्यांकन दिया है, मतलब कुछ नकारात्मक पक्ष को बताइए। तो कहीं अगस्त प्रस्ताव का नकारात्मक प्रभाव यह था कि वो तुरंत तो भारतीयों का सहयोग चाहते थे कि आप तुरंत हमें द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग दीजिए, लेकिन जो कुछ भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो युद्ध के पश्चात मिलेगा। पर डोमिनियन स्टेटस कब मिलेगा, युद्ध के पश्चात मिलेगा। संविधान सभा का गठन कब होगा, युद्ध के पश्चात होगा। और शुरू से ही हमें पता था कि अंग्रेजों की कथनी और करनी में क्या था, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर था। प्रथम विश्व युद्ध में भी भारत ने उनको सहयोग दिया था, बदले में हमें क्या मिला था, बदले में हमें रुसवाई मिली थी। कैसी रुसवाई मिली थी भाई, भारतीयों ने सहयोग किया था इसलिए कि ये हमारे लिए कुछ सकारात्मक करेंगे। क्या किए, तो हमें काला कानून रॉलेट एक्ट दिए थे। तो जब इनके कथनी और करनी में ही अंतर है, तो अभी तो तुरंत ही हमारा सहयोग लेना चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जाए भारतीय, जाकर के इनके लिए कट मर जाए। क्या पता युद्ध जीतोगे कि युद्ध हार जाओगे, एक हफ्ता में तो ये भगे जो है समर्पण करके जर्मनी के अधीन हो गए, एक सप्ताह में आप भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे उसका भी कुछ पता नहीं, आपके चक्कर में चल के भारतीय क्या हो, मर मिट जाए। और जिस हिसाब से हिटलर युद्ध में विजय कर रहा था, पहले ही बता दिया ना ये चरण जो है इनका डोमिनेंस है, तो जिस हिसाब से हिटलर युद्ध में विजय कर रहा था, अगर भारत सक्रिय रूप से ब्रिटेन को सहयोग देता, फ्रांस तो हार चुका था, अगर ब्रिटेन हार जाता तो भारत को भी वो जर्मनी अपना गुलाम बनाता भाई कि ब्रिटेन के जितने भी साम्राज्य हैं अब वो हमारे हो गए। इसका नकारात्मक पहलू है। अगला क्या है भाई नकारात्मक पहलू, कि संविधान सभा का गठन होगा, लेकिन फिर भी भारत का संविधान केवल भारतीयों के द्वारा बनना चाहिए, इसे अभी भी मान्यता नहीं मिली। अभी भी ये मुख्यतः कर रहे हैं, मात्र भारतीयों के द्वारा, केवल मात्र भारतीयों के द्वारा शब्द नहीं प्रयोग किया है। The formation of the Constituent Assembly, it must be solely, word में क्या यूज करना, solely by the Indians, still they are not using the words. They are saying the mainly it would be framed by the, mainly word यूज कर रहे हैं, मुख्यतः। अरे हमारे देश का संविधान है, हम भारतीय बनाएंगे कि हम मुख्यतः क्या होता है, मुख्यतः क्या होता है भाई, हमारा देश है, हमारा मुल्क है, संविधान भी हम भारतीय बनाएंगे कि मुख्यतः क्या होता है। ये इसका एक नकारात्मक पहलू है। गांव में कहा होता है ना, डरवामन छुरा जो है, डरवाने वाला जो चाकू होता है, अंत में क्या कर दिया भाई, तो अंत में डरवाने वाला, जो डरवाने वाला छुरा होता है ना, मान लीजिए नहीं तो क्या है, ये अगस्त का महीना है। कल मैंने कहा था जिन्ना जी मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस जो है 1937 में बहुत खराब था, मुस्लिम भाइयों ने उनको वोट नहीं दिया था। मार्च 1940 मतलब 3-4 महीना पहले ही, ये अगस्त का महीना है, 3-4 महीना पहले ही मुस्लिम लीग ने क्या कहा था कि उन्हें एक पृथक देश चाहिए, मुस्लिमों के लिए पृथक देश चाहिए। अब ब्रिटिश सरकार सांप्रदायिकता की रोटी सेकना शुरू करेगी, और वो रोटी क्या है, मान लीजिए नहीं तो एक पॉइंट उसमें जोड़ दिया गया, अल्पसंख्यक के हितों को सुनिश्चित किया जाना। अल्पसंख्यक के हितों को सुनिश्चित किया जाना, अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, पृथक अभी पाकिस्तान नाम नहीं दिया, पृथक राष्ट्र की जो मांग है, हम उस पर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बच्चों, बहुत ज्यादा मैंने चीजों को जो है विस्तार करके द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां, उसके पहले फ्रैंकफर्ट का जो संधि, वो सब करते करते अंततः अगस्त प्रस्ताव को समाप्त किया। अब यहां तक मुझे बताइए कि सब क्लियर है या कुछ डाउट है? अगस्त प्रस्ताव 1940 समाप्त हुआ, अब बताइए सब क्लियर है या कुछ डाउट है? Is that everything is clear or something you are having the doubt related to अगस्त ऑफर? अगस्त प्रस्ताव
अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं मान के चलूं कि ये वाला प्रश्न का उत्तर आप दे लेंगे, अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पर चर्चा करें। अब हम लोग क्या आते हैं, भारतीय प्रत्युत्तर, भारतीयों का प्रत्युत्तर क्या था। तो अगस्त प्रस्ताव पर कांग्रेस की या भारतीयों की प्रतिक्रिया, और इसमें क्या है भाई, इसमें जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब गांधी जी फॉर्म में आएंगे, मतलब कि जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, एक लाइन है उसे समझिएगा। गांधी जी का कहना कुछ ऐसा ही है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि थे तब मैं नहीं। गांधी जी अगस्त प्रस्ताव को क्या कहते हैं, कुछ इस शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि थे तब मैं नहीं। मतलब जब हम लोग डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे तब तो आपने नहीं दिया, जब मैं था तब हरि नहीं। कहे 1929 में हमने अपने आप से यह कह दिया था कि अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं। अरे उस समय मैंने कहा था भाई ना, नेहरू रिपोर्ट में कुछ गांधी जी का कुछ ऐसा ही कहना था कि न्याय करो तो आधा दो, नहीं तो दे दो केवल 5 गांव। उस समय तो हुआ था भाई कि स्वतंत्रता की बात होती, लेकिन अब नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस ही मांगा गया था, कहा गया था डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए भाई, लेकिन आपने नहीं दिया। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हम लोग डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे तब आपने नहीं दिया। 1939 में हमने कह दिया कि अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ पर भी समझौता नहीं, तो जब हरि थे तब मैं नहीं, जब हम लोग मांग ही नहीं रहे हैं तो आप पीछे पड़ गए कि डोमिनियन स्टेटस ले लीजिए, डोमिनियन स्टेटस ले लीजिए। अब होता है कि क्या किया जाए, तो अब होता है कि फिर से जन आंदोलन किया जाए, फिर से जैसे असहयोग हुआ था, सविनय अवज्ञा हुआ था, वैसे जन आंदोलन किया जाए। तो इन लोगों को समझ में आता है कि तुरंत जन आंदोलन शुरू करना जो है ये समझदारी नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार को एक अवसर दे दिया जाए, और अगर इनको एक अवसर दे दिया जाएगा तो हम लोगों का भी एक बचाव हो जाएगा भाई कि चलिए हमने आपको एक अवसर। अरे वहां भी गांधी जी ने 1 साल का अल्टीमेटम दिया था भाई ना, अंत में जाते जाते भी 11 सूत्री मांग रखी थी ना, 11 सूत्री मांग को मांग लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं शुरू करेंगे। तो यहां भी एक अवसर दिया जाता है, और क्या होता है, और यहीं पे ये निर्णय होता है कि कह दो भारतीयों से कि एक बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। मतलब गांव गांव जाइए और गांव गांव जाकर के भारतीयों को जागरूक कीजिए कि तैयार हो जाइए। पहले के जमाने में मैं कहता हूं ना कि दादाजी से पापा से पूछा कीजिए, आप लोग जनरेशन सन 2000 वाले होंगे, 1999 में 98 में पैदा हुए होंगे, या 2000 2001 में आसपास में पैदा हुए होंगे। पहले गांव में ना एक पेपर या 2 पेपर आता था, वो भी गांव में जो पान की दुकान होती थी वो भी कमाने के चक्कर में मंगवाता था, इसी पेपर पढ़ने के बहाने जो है 10-20-50 लोग आएंगे, पान खाएंगे, चाय पिएंगे। पहले देश दुनिया में क्या हो रहा था ना उसके बारे में जानकारी बहुत कम होती थी, गांव तक तो जानकारी पहुंच भी नहीं पाता था। तो होता है कि भारतीयों को जगाइए कि विश्व में क्या हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका है, ब्रिटेन की हालत कैसी है, ब्रिटेन अगर गुलाम हो गया जर्मनी का तो भारत भी जर्मनी का गुलाम हो जाएगा, ब्रिटेन का उपनिवेश होने के नाते भारत भी उनका गुलाम हो जाएगा। तो भारतीयों को जागरूक कीजिए, किस बात के लिए जागरूक कीजिए कि दंगल की होली जलाना यारो, देश अपना बचाना है, कि उठ खड़े होइए अंतिम लड़ाई के लिए। उसकी जन जागरूकता के लिए क्या किया गया, उसकी जन जागरूकता के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया, इंडिविजुअल सत्याग्रह किया गया। कब किया गया भाई, अगस्त प्रस्ताव की प्रतिक्रिया है, मींस की अक्टूबर 1940 में किया गया, अक्टूबर 1940 ईस्वी में किया गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य भारतीय जनमानस में द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों, भारतीय जनमानस को द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों से अवगत कराना। अगला जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक राजनैतिक जन जागरूकता लाना, वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से यह संदेश देना कि भारतीय
द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं है। अगला क्या है भाई? तो अगला उद्देश्य है व्यक्तिगत सत्याग्रह। मैं आईएस कर दे रहा हूं, व्यक्तिगत सत्याग्रह तो इंडिविजुअल सत्याग्रह, आप अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह कर लीजिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रिटिश शासन को एक चेतावनी था कि भारतीय मांगों को यथाशीघ्र स्वीकार करें। अगला जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से, व्यक्तिगत इंडिविजुअल सत्याग्रह के माध्यम से विविध जाति, धर्म, भाषा समूह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट करना। भाई क्या है, भारत में विविधता में एकता जो है हमारी पहचान है। विभिन्न जाति, भाषा, नस्ल, समुदाय, धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। सबको कैसे जोड़ा जा सकता है? तो एक कोई कैंपेन होना चाहिए भाई। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह इन सभी विविध भाषा, जाति, धर्म के समूह के लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से भी शुरू किया गया था। अगला उद्देश्य क्या है? तो अगला उद्देश्य जो है भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व, या अगले चरण के कर लेते हैं, अगले चरण के जन आंदोलन के लिए भारतीयों को तैयार करना। तो देयर वाज द मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह। कई सारे, एक तीर से दो निशाना नहीं, एक तीर से कई निशाना का प्रयास था। तो चलिए भाई, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? अक्टूबर 1940 में। उद्देश्य क्या था ये आप लोगों को स्पष्ट हो गया। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह का अर्थ और कार्यक्रम क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह नाम से ही क्या लग रहा है? नाम से ही आपको समझ में आ रहा है भाई, कांग्रेस को भी इस बात का इल्म था, एहसास था, गांधी जी को भी इस बात का इल्म और एहसास था। अभी खिजियाए हुए, खिजियाए मतलब कि अभी, अरे हिटलर उनके राजधानी पे बम गिरा रहा है भाई ना, वो भी 50,000 बम गिरा चुका है। ऐसे भी अगर तुरंत जन आंदोलन करेंगे, गुस्सा में, फ्रस्ट्रेशन में आदमी, आप समझ रहे, कुछ भी कर जाता है। इनको पता था कि तुरंत जन आंदोलन शुरू करेंगे तो ये बल प्रयोग करेंगे, दमन वो करेंगे, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होगी, कुचल देने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका कार्यक्रम क्या था कि व्यक्तिगत रूप से भारत के गांव-गांव जाकर व्यक्तिगत सत्याग्रही लोगों में राजनीतिक जन जागरूकता करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह को और क्या कहा जाता है? कान खोल के सुनिएगा, जब भी मैं ये शब्द प्रयोग कर दूं कि कान खोल के सुनिएगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो आंदोलन क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह है। क्यों दिल्ली चलो आंदोलन है भाई? कि हर व्यक्तिगत सत्याग्रही भारत के विविध क्षेत्रों या गांवों से राजनीतिक जन जागरूकता करते हुए दिल्ली की तरफ कूच करेगा या दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। इस बात को ऐसे समझ लीजिए, कुछ ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्तिगत सत्याग्रही मान लीजिए महाराष्ट्र में है, दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही जो है तमिलनाडु में है, अन्य व्यक्तिगत सत्याग्रही कुछ बिहार में है, कुछ पंजाब लाहौर में है, कुछ राजस्थान में है। तो सबका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य है कि अपने अपने राज्य के जिस गांव में है उस गांव से जन जागरूकता करते हुए कहां बढ़िए? दिल्ली की तरफ बढ़िए। दिल्ली, सब व्यक्तिगत सत्याग्रही आकर के कहां पे मिलेंगे? सब व्यक्तिगत सत्याग्रही आकर के दिल्ली में मिलेंगे। तो उद्देश्य ही क्या हो जाता है? कार्यक्रम ही क्या हो जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन हो जाता है। हाँ भाई, खुशी जो है, मैं आपका मैसेज देख सकता हूं। आप लोग अपनी जो शुरू कर देते हैं ना
रामायण जो शुरू करते हैं उसे बंद कीजिए, यहाँ पे फोकस कीजिए। चलिए भाई, आप किशन जो है बनारस में कहाँ से है भाई? भैया बनारस से और कौन कौन से बच्चे हैं? बनारस से और कोई किशन कह रहे हैं बनारस से है क्या कोई? चलिए भाई, तो ये क्या है? दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में है। आइए कुछ फैक्चुअल डेटा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे। इन्होंने ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पवनार गांव वर्धा से किया था। पवनार गांव वर्धा से किया था। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही रहते हैं। यहां पे थोड़ा सा कुछ बुक्स में डिबेट मिल सकता है, बट जवाहरलाल नेहरू ही वॉज द सेकंड सत्याग्रही। और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से वही गांधीवादी जो कार्यक्रम है, एक एक जगह से क्या करना है, एक एक जगह से जो है गांव गांव जागरूकता लाते हुए बनारस की तरफ, सॉरी दिल्ली की तरफ बढ़ना है। तो चलिए भाई, तो ये क्या है? ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ा हुआ कुछ जो फैक्चुअल डेटा है। अब क्या होता है, 1941 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थगित कर दिया जाता है। स्थगित कर दिया गया। 25,000 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार अंग्रेजी शासन नहीं चाहती थी। उनको लगा कि एक तो सहयोग दिए नहीं, जब सहयोग दिए नहीं तो बदले में और ज्यादा हमें कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। तो जहां पर भी इनको सूचना मिला व्यक्तिगत सत्याग्रही इस तरीके से वो कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। 25,000 व्यक्तिगत सत्याग्रही जो है वो गिरफ्तार किए गए। परंतु क्या होता है, दिसंबर 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह को सस्पेंड कर दिया गया, उसे स्थगित कर दिया गया। अब स्थगित करने का कारण क्या था? तो दो कारण रहते हैं। There were the two reasons of the suspension of the individual सत्याग्रह। ये बच्चों सुन लीजिए ध्यान से, इतना विस्तार में कोई नहीं बताएगा, या बताएंगे बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि आप बहुत जगह कोचिंग नहीं करेंगे। तो इन सारी चीजों को ये मत सोचिए कि 1939 से चले और 40 पे ही लटके हुए हैं। 40 पे ही लटके नहीं हुए हैं। यहां से प्रश्न पूछेगा तो फंसा देगा, तो ना फंसने पाइए, इसलिए इतना ज्यादा इसको तोड़ा जा रहा है, इसको इतना उभारा जा रहा है। ठीक है, तो आइए भाई जो है, क्यों इसे दिसंबर 1941 में सस्पेंड कर दिया गया? तो उसके पीछे दो कारण थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। क्यों स्थगित कर दिया गया? तो इसके पीछे दो कारण थे। दो कारण क्या था? तो सारी कहानी समझ गए लेकिन फिर बार बार भूलता है। तो पहला कारण क्या था? 22 जून 1941 है। पहला कारण 22 जून 1941 को जर्मनी ने अपने मित्र देश रसिया पे ही आक्रमण कर दिया। रसिया पर ही आक्रमण कर दिया। 1941 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। दिस वाज द 22nd जून ऑफ द 1941 व्हेन द जर्मन्स दे लेड द मिलिट्री एक्सपेडिशन ओवर द रशियन टेरिटरी, एंड दिस वाज द 7th दिसंबर 1941। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध में ना कुछ अलग संकेत दे रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ अलग ये घटनाएं जो थी कुछ अलग संकेत दे रही थी। क्या संकेत दे रही थी? अरे भाई, अभी तो मैंने आपको बताया ना कि ये क्या है। यहां पर जो है जर्मनी और रूस एक तरफ से लड़ रहे थे। ये आप देखेंगे तो ये पूंजीवादी देश है। रूस क्या रहता है? रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। रूस साम्यवादी देश रहता है। तो पूंजीवाद और साम्यवाद में 36 का आंकड़ा रहता है। रूस इधर से रहता है। और एक मित्र जो है सबके ऊपर जो है, जर्मनी जो है सबके ऊपर तांडव मचाया हुआ है। अब वो अपने मित्र पे ही आक्रमण कर दिया। जून 1941 में रूस पे ही आक्रमण कर दिया। अलग संकेत क्या है भाई? तो अलग संकेत जो है कुछ ऐसा ही है कि दोस्त दोस्त ना रहा। अब कोई किसी का सगा नहीं रहा भाई। और जो कहा जाता है कि इतनी सा देश जो जापान है, उसकी हिम्मत तो देखिए भाई। जापान ने कहां पे आक्रमण कर दिया? जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर, एक मूवी है हॉलीवुड की मूवी पर्ल हार्बर नाम से है, देख सकते हैं उस मूवी को। मारा कि पूरे पर्ल हार्बर को तहस नहस कर दिया। जापानी साम्राज्यवाद बढ़ते हुए उसकी आज जापान ने चीन के मंचूरिया पे तो एक जमाना पहले ही उसने कब्जा किया हुआ था। चीन की क्रांति में आप पढ़ेंगे। जापानी साम्राज्यवाद की जो आंच थी वो भारत के सीमा तक पहुंचने वाली थी। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में होता है कि अब जन जागरूकता बहुत हो गया। अब आगे की जो है लड़ाई के बारे में तैयारी किया था। तो व्हाट हैपेंड? इंडिविजुअल सत्याग्रह इट वाज सस्पेंडेड व्हेन इन दिसंबर 1941। चलिए भाई, यहां तक की कहानी में मुझे फटाफट बताइए, कोई डाउट है? व्यक्तिगत सत्याग्रह भी आप लोग का हो गया। यहां तक की कहानी में कोई डाउट है?
क्लियर, शिखा चौधरी। बस शिखा को ही क्लियर है और बाकी लोग कहाँ है? नो डाउट ऑल क्लियर। लव यू विश्व प्रसाद। चलिए भाई, तो ये क्या है? ये हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह तक जो है वो कर लिए। अब अगला मुद्दा क्या है? तो अगला मुद्दा अगस्त प्रस्ताव है। अगला मुद्दा क्या है? सॉरी, क्रिप्स प्रस्ताव है। क्रिप्स प्रस्ताव है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी, मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। अब क्रिप्स प्रस्ताव क्यों आया, मुद्दे की बात है। क्रिप्स प्रस्ताव क्यों लाया गया? क्यों लाया गया? अगला है क्रिप्स प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान क्या है। अगला मुद्दा है क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव कैसे अगस्त प्रस्ताव से अलग था, अलग था, और भारतीयों की प्रतिक्रिया क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या रहता है। व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियंस ओवर द क्रिप्स प्रपोजल। आइए भाई, अब इस मुद्दे पे बात किया जाए कि व्हाई द क्रिप्स प्रपोजल वाज ब्रॉट इन इंडिया। क्यों भारत में क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया? अलेक्जेंडर क्रिप्स रहते हैं, अलेक्जेंडर जो क्रिप्स रहते हैं, नेहरू जी के बड़े अच्छे मित्र रहते हैं, बड़े अच्छे दोस्त रहते हैं। कब से दोस्त रहते हैं? तो कैम्ब्रिज में जो इन्होंने पढ़ाई किया था उन दिनों से ही ये लोग दोस्त रहते हैं। अंग्रेज क्या है? अंग्रेज अभी भी गर्दिश के दिन चल रहे हैं। जब से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ है, अंग्रेजों के गर्दिश के दिन चल रहे हैं। गर्दिश का मतलब होता है बहुत ही एडवर्स कंडीशन में चल रहे हैं, बहुत ही द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। अब क्या होता है? क्यों लाया गया भाई? तो द्वितीय विश्व युद्ध की नकारात्मक परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटेन के मित्र देशों जैसे कि यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया का ब्रिटेन पर दबाव था कि भारत का सहयोग लिया जाए। अगला जो है, क्यों लाया गया? भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा था। भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था। Seeing the threat of the Japanese invasion, right now it was the inevitable to seek the support of Indians. क्यों लाया गया? जापानी का आक्रमण, जापानी बढ़ते हुए सिंगापुर तक आ चुके थे, वियतनाम पे उनका कब्जा हो चुका था, चीन के मंचूरिया और कैंट जो रहता है उस पे कब्जा हो गया था। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है क्रिप्स प्रस्ताव को चीन पे कब्जा भाई चीन की तरफ से लड़ रहा है। चीन कहता है कि भारत से तुरंत सहयोग लीजिए। ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ये भी कहते हैं पर्ल हार्बर पे हमला हो चुका है दिसंबर में, ये कहते हैं भारत को अपने साथ खींचिए। अभी भी आप जैसे देख रहे हैं हमास और इसमें युद्ध चल रहा है इजराइल में, तो भारत का सहयोग लेने की होड़ मची हुई है कि हमारी तरफ से। आइए देखते हैं मुख्य प्रावधान क्या है इसका, जो है मुख्य प्रावधान क्या है। व्हाट वर द की प्रपोजल। मुख्य प्रावधान क्या था? पहला मुख्य प्रावधान था युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाना। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाना, और भारत चाहे तो कॉमनवेल्थ नेशन से पृथक हो सकता है। अगस्त में भी कहा गया था कि आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। अब यहां पे क्या कहा गया? फुल फ्लेज डोमिनियन स्टेटस इट वुड बी गिवन टू द इंडिया जस्ट आफ्टर एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एंड इंडिया दे वुड हैव द फुल अथॉरिटी whether to be the part of the Commonwealth nations or separate from the Commonwealth nation. अगला क्या कहते हैं भाई? अगला कहते हैं युद्ध के पश्चात संविधान
निर्माण सभा का गठन, जो कि पूर्णतः भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, जो कि पूर्णतः, वहां पे क्या था, वहां पे मुख्यतः रहता है कि मुख्यतः क्या किया जाएगा, मुख्यतः भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण सभा का गठन होगा। यहां पे पूर्णतः सोलली एकमात्र भारतीय जो है वो इसे करेंगे। अगला क्या है, अगला है ब्रिटेन का भारत के रक्षा क्षेत्र पर नियंत्रण होगा। लगभग स्वायत्तता की स्थिति देते हैं, कहते हैं बस आपका रक्षा क्षेत्र जो होगा वो हमारे अंडर में होगा। अगला क्या है, नस्लीय और भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जो भी भाषा रूप से अल्पसंख्यक समुदाय है, नस्लीय रूप से, एक वही डरवाने वाला जो छुड़ा होता है ना कि बात मेरी मान लीजिए, नहीं मानेंगे तो क्या है, ये भी जोड़ दे रहा हूं। जो भी नस्लीय आधार पे, भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक समुदाय है उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं, उसे क्या किया जाएगा, उसे जो है उसके हितों को संरक्षित किया जाएगा। देशी रियासतों को भारतीय संघ का हिस्सा होने या न होने की स्वतंत्रता, कांग्रेस चिल्ला रही है कि भाई देशी रियासत जो है वो अपरिहार्य रूप से हमारे अंग होंगे। ब्रिटिश सरकार कर रही है कि नहीं, देशी रियासतें अपने भविष्य का फैसला स्वयं करेंगे। अगर वो भारतीय संघ में होना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं तो वो पृथक रूप से ब्रिटिश सरकार से बात करेंगे। तो इन मुख्य प्रावधानों को क्या करना है, इन मुख्य प्रावधानों को आपको रट्टा मार जाना है। आइए भाई, अब अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न लिखिए। प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव के मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्रिप्स प्रस्ताव अपने पूर्वगामी अगस्त प्रस्ताव से किस प्रकार भिन्न था। Discuss the key provision of the Cripps proposal and mention how the Cripps proposal was different to the August offer. तो आइए भाई देखते हैं कि कैसे अलग है। क्रिप्स प्रस्ताव किन अर्थों में अगस्त प्रस्ताव से भिन्न था। यही सब प्रश्न आपसे पूछेंगे। आईएएस को मजाक मत समझिए, आईएएस को खेल मत समझिए। फिर से बच्चों, बड़ी शिद्दत से कह रहा हूं, अभी ताजा पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको याद होगी। 2-2.5 महीने के बाद ये सब उससे हो जाएगा। तो मुद्दे की बात ये है कि इतनी शिद्दत से अभी समझ लीजिए कि बाद में बस केवल पन्ना पलटे, रिवीजन हो गया। चलिए भाई, तो कैसे डिफरेंट है। पहली बार क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से भारत के कह सकते हैं कि लगभग स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता को फ्रीडम कहेंगे, फ्री को क्या कहेंगे, फ्री मतलब कि the first time the British government accepted the free India that it could withdraw from the Commonwealth nation। अब मतलब भारत को डोमिनियन स्टेटस से भी ऊंचाई की स्थिति दे रहे हैं। अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, पहली बार क्या है, भारत को डोमिनियन स्टेटस से ऊपर और स्वतंत्रता के मध्य की स्थिति में लाकर के रख रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस से ऊपर, स्वतंत्रता के मध्य की स्थिति में लाकर रख रहे हैं। कैसे भाई, क्योंकि यहां पर बाकायदे भारत को ये अधिकार दिया गया। कॉमनवेल्थ नेशन जो है वो ब्रिटिश सरकार के जितने भी गुलाम देश रहे हैं, उपनिवेश रहे हैं, उनका संगठन है, आज भी है, और भारत उसका आज भी सदस्य है। कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे जो है उपनिवेश का जो संगठन है कॉमनवेल्थ नेशन, उसका अंग बनिए, नहीं इच्छा है तो मत बनिए। सही है। अगला क्या है भाई, तो पहला तो अगस्त में भी डोमिनियन स्टेटस है, यहां पर डोमिनियन स्टेटस क्या है, कॉमनवेल्थ का अंग बनना चाहे तो बनिए, नहीं बनना चाहे तो अलग हो जाइए। दूसरा कैसे अलग है, वहां पर संविधान निर्माण सभा में भारतीयों को संविधान निर्माण में मुख्यतः भागीदारी दिया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव में भारतीयों को संविधान निर्माण में मुख्यतः नहीं, पूर्णतः संविधान निर्माण की जिम्मेदारी को, उनकी भूमिका को स्वीकार किया गया। तो इस अर्थ में भिन्न है। अगला कैसे भिन्न है भाई, भारत के बंटवारे की भी तैयारी यहीं पे शुरू कर दिया गया। जो भाषाई अल्पसंख्यक है, नस्लीय अल्पसंख्यक है, उनके हितों का संरक्षण
और देशी रियासतों को भारत संघ का हिस्सा होने या न होने का अधिकार दिया जाना। ये सारी बातें जो है अगस्त प्रस्ताव में नहीं रहती हैं। अगला कहा जाता है कि भारत की अंतिम सरकार नहीं, अंतरिम सरकार। जब संविधान निर्माण सभा का गठन हुआ तो एक इंटेरिम गवर्नमेंट थी, फाइनल नहीं, इंटेरिम, अंतिम नहीं, अंतरिम सरकार। तो कहा जाता है कि भारत के प्रशासन के लिए जो अंतरिम सरकार का गठन होगा, उस अंतरिम सरकार में भारतीयों की मुख्यतः हिस्सेदारी होगी। तो ऐसा नहीं कि उस अंतरिम सरकार में ब्रिटेन जो है अपना हस्तक्षेप करेगा। तो इन अर्थों में क्या है, इन अर्थों में क्रिप्स प्रस्ताव अलग है इससे, अगस्त प्रस्ताव से। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ जो है अपने से ही थैंक यू सर बोलना शुरू कर देते हैं कि सर अब खत्म कर दीजिए, ठीक है, तो ऐसा अभी कुछ नहीं होने वाला है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी? भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी? अब भारतीयों की जो प्रतिक्रिया है भाई, कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुद्दे की बात यह है कि मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। एक तरीके से दो ध्रुव बन चुके थे। 1940 से ही क्या हुआ था, दो ध्रुव बन चुके थे, तो इस प्रस्ताव को दोनों लोगों ने नकार दिया। सबके अपने रीजन है। गांधी जी का क्या कहना है? गांधी जी का कहना है कि ये प्रस्ताव कुछ वैसा ही है, पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक मींस की एक ऐसी चीजों पे बात किया जा रहा है। हाँ, गांधी जी ने कहा था कि ये क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब एक ऐसा प्रस्ताव आप दे रहे हैं जिसकी अवधि बीत चुकी है। 1928 तक की डोमिनियन स्टेटस वैलिड था। 1929 से तो हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। तो अब कुछ भी कह लीजिए कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा होंगे नहीं होंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। मुस्लिम लीग का कहना है भाई कि आपने हमारे पाकिस्तान को माना ही नहीं, हमारे पाकिस्तान की मांग जो है या पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को स्वीकार नहीं किया। तो इस आधार पे क्या होता है, भारतीयों ने क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जापान का सिंगापुर पर कब्जा और उसके साथ साथ मलेशिया तक पहुंच जाना अब भारत पर जापानी आक्रमण के खतरे को दिखा रहा है। गांधी जी स्थिति की नजाकत को भांप रहे थे और अंतिम युद्ध की तैयारी का आह्वान करते हैं, अपने जीवन के अंतिम जन आंदोलन का आह्वान करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहीं पे टॉपिक को खत्म किया जाएगा। अगली क्लास में मिला जाएगा। तो अगली क्लास में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, जब क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तो अस्वीकार करके अब जो कहा जाता है ना कि अब याचना नहीं, अब रण होगा, ये युद्ध बड़ा भीषण होगा। तो गांधी जी अब आर पार के मूड में है। मार्च में क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन लाया जाएगा। आर पार की लड़ाई के मूड में है, मींस की यहीं पे कह देते हैं कि करो या मरो। पहले ही कह देते हैं कि यह मेरे राजनीतिक जीवन, इनके ऊपर गांधी जी के ऊपर बहुत ही आक्षेप लगे थे, बहुत ही आरोप लगे थे कि आप अंग्रेजों के एजेंट हो, जब आप देखते हो कि भारत को स्वतंत्रता मिलने वाला है तब आप आंदोलन वापस ले लेते हो, वगैरह वगैरह। तो शुरू में ही कह देते हैं कि ये मेरे राजनीतिक जीवन की अंतिम लड़ाई है, मैं फिर से कोई जन आंदोलन नहीं करूंगा। प्लस कहते हैं भारत की स्वतंत्रता की भी अंतिम लड़ाई है, इसलिए जो करना है वो इसी लड़ाई में कर लीजिए। क्यों? क्योंकि नारा ही है करो या मरो। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगली क्लास में हम लोग बच्चों आएंगे, आकर के उस पर सविस्तार चर्चा किया जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।